राष्ट्रपिता गांधी, जन जागरण और हिंदी, जब इन मुद्दों पर हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी का जो विलक्षण व्यक्तित्व था वो केवल अधिकारों की बात नहीं करता था। अधिकार महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रति जागरूक होना चाहिए। जन जागरण की मूल भावना को इस बात से, इस बिंदु से जोड़ते हुए उन्होंने संचरित किया, लेकिन अपने अपने कर्तव्य के प्रति उपस्थित होने की प्रेरणा भी गांधी जी ने दी। उन्होंने कहा कि अधिकार की बात करना उसी को शोभा देता है जो अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह भी ईमानदारी से, निष्ठा से, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए करता है। इसलिए उन्होंने भारत की विश्व शांति में रचनात्मक भूमिका क्या है इसकी ओर भी संकेत किया, ध्यान आकृष्ट किया। अनेक जन जागरण के प्रश्न, मुद्दे उन्होंने उठाए, उन पर अपनी रचनात्मक और उन्नयन प्रद, हमें कैसे हमारा उन्नयन हो सकता है, आत्मिक उन्नयन, आध्यात्मिक उन्नयन, इसकी तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। इसलिए एक विशिष्ट दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि उन्होंने हमें प्रदान की। गांधी जी ने इस महान अभियान में जो विश्व शांति के लिए भारतीय जन जागरण की, भारतीय नागरिकों की रचनात्मक भूमिका क्या हो सकती है, इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया और अपना पूरा जीवन उन्होंने विश्व शांति के लिए, समानता के लिए, अहिंसा के लिए वो एक तरह से न्यौछावर किया। भारतीय भाषा व्यवस्था के मनोविज्ञान को, भाषा के सामाजिक मनोविज्ञान को उन्होंने विधिवत समझा, भविष्य की अपेक्षा, आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाया और उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को मन, वचन और कर्म से अपनाने पर विशिष्ट बल दिया, स्वतः अपनाया और समस्त भारतवासियों को उन्होंने कहा कि हमें अपनी अपनी मातृभाषा, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए भी हिंदी को, क्योंकि वो राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वो पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि वह संपर्क भाषा के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित होती है, इसलिए उसको अपनाने, उसको कार्यान्वित करने पर विशेष बल गांधी जी देते रहे। गांधी जी ने सीधा सीधा आह्वान किया कि हमें एक सामान्य भाषा की भी जरूरत है, देशी भाषाओं की जगह पर नहीं परंतु उनके अतिरिक्त। इसी बात पर वो साधारण सहमति बनाते भी हैं कि यह सामान्य भाषा जो सबके प्रयोग में आती हो उसे हम हिंदुस्तानी भाषा के रूप में अपना सकते हैं, जो हिंदी और उर्दू के मेल से भी बनी हो और जिसमें न तो संस्कृत की, न फारसी की, न अरबी की अधिकता हो, उसकी भरमार ना हो। स्वीकृति उनकी भी है लेकिन उनकी भरमार ना हो। उन्होंने कहा हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमारी देशी भाषाओं की कई लिपियां हैं। अगर एक सामान्य लिपि हम सभी भाषाओं के लिए अपना लें, ऐसा संभव हो जाए तो एक सामान्य भाषा का हमारा जो स्वप्न है वो पूरा हो सकता है। अभी तो वह स्वप्न ही है, उसे पूरा करने के मार्ग की बड़ी कई बाधाएं हैं, उनको दूर करना होगा। गांधी जी ने अपने समस्त जन आंदोलन राष्ट्रभाषा हिंदी में ही चलाए। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में गांधी जी का मंतव्य एकदम साफ था, स्पष्ट था। वे अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने या मानने के विरोधी थे। उन्होंने राष्ट्रभाषा के कुछ लक्षणों की ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट किया था। यही कारण है कि आज़ादी के बाद हमारे सामने बड़ा संकट था कि हम देश के सुचारू संचालन के लिए, शासन प्रशासन के, शिक्षा दीक्षा के, ज्ञान विज्ञान के समस्त कार्यों के निष्पादन के लिए हम स्वतंत्र देश में किस भाषा में काम करें। गांधी जी इस बात को बहुत पहले से समझ रहे थे और इसीलिए वो देश के कोने कोने में, दक्षिण भारत में, वर्धा में, इलाहाबाद में और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने हिंदी सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन किया। उनके सामने हिंदी के प्रचार प्रसार, पूरे देशवासियों को, हिंदी इतर भाषा भाषियों को हिंदी से जोड़ने का एक लक्ष्य भी निर्धारित किया था।
इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा के जो लक्षण निर्धारित किए उसमें पहला लक्षण था कि वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा को भारत के अधिकतर लोग बोलते हों, ऐसी भाषा का चयन करना चाहिए। उस भाषा के माध्यम से ही भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज संपन्न होना चाहिए। वह भाषा पूरे राष्ट्र और पूरे देश के निवासियों, यहाँ के राष्ट्रवासियों के लिए सरल होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या कुछ समय तक रहने वाली स्थिति पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, उसे चिरंतन, उसे स्थायी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह गांधी जी इन सब मुद्दों पर जब चर्चा करते हैं, लिखते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो ये भी कहते हैं कि यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिंदी भाषा में ये सारे लक्षण मौजूद हैं। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं हो सकती। कुछ लोग जब ऐसा सोचते या मानते थे तो गांधी जी का यह कहना था, लेकिन अंग्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज उसका साम्राज्य सा जरूर दिखाई देता है। उसके प्रभुत्व से बचने के लिए काफ़ी प्रयत्न करते हुए भी हमारे राष्ट्रीय कार्यों में अंग्रेजी ने बड़ा स्थान बनाया है। तो अंग्रेजी का उस तरह विरोध न करते हुए भी, लेकिन हिंदी या भारतीय भाषाओं की कीमत पर अंग्रेजी को अपनाने के पक्षधर गांधी जी कभी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि अंग्रेजी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं देख सकते। स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र देश की अपनी भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है, होनी चाहिए और हो सकती है। इसलिए हिंदी के लिए उन्होंने व्यापक स्तर पर अनेक योजनाएं बनाई, अनेक अभियान चलाए, संस्थानों की स्थापना की। उनके जीवन के भाषा संबंधी जो लक्ष्य थे वो सुनिश्चित किए और उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। उनका कहना था कि इससे हमें इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बन रही है। अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, भले ही अंग्रेजी के माध्यम से हमारे काम करने की हमारी मजबूरी हमारे सामने बनी हो। इस तरह गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, उनके कृतित्व का, उनके रचना संसार का, उनके वैचारिक अवदान का परिचायक बनकर हमारे सामने आता है। वह वस्तुतः व्यवहार में और सिद्धांत में एक रूपता के पक्षधर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक दूसरे का पूरक बनकर हमारे सामने आता है। इसीलिए उनके व्यक्तित्व को एक विराट व्यक्तित्व के रूप में हम देखना चाहते हैं। गांधी जी का महान और विराट जीवन अपने आप में एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय था, एक संस्था था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में हम गांधी जी को देखते हैं। एक साधना स्थली जो गांधी जी का निवास स्थल है, जिसको आज हम संग्रहालय या किसी म्यूजियम के रूप में देखते हैं, वह एक हिमगिरी जैसे व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। वह एक साधना स्थली, एक आश्रम के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक तीर्थ स्थल के रूप में वो हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इसलिए उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व एक तीर्थ था, एक महासागर था, एक विराट विशाल पर्वत था। एक बूंद की तरह वो उसमें अपनी भूमिका रचनात्मक निभाते हुए दिखाई देते हैं। दिनकर जी ने तो गांधी जी की इसी पराशक्ति को ध्यान में रखकर यह कहा भी, इतिहास परख नूतन विधान, पन्ने समेट ले पुराचीन, बापू ने कलम उठाई है, लिखने को कुछ गाथा नवीन। तो वास्तव में महात्मा गांधी देश की एक नई गाथा, एक नया इतिहास लिख रहे थे। देश के सामने एक दुर्लभ, एक विलक्षण, एक उज्जवल भविष्य की बुनियाद स्थापित कर रहे थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गांधी उस दैवी शक्ति का नाम है, उस अलौकिक शक्ति का नाम है जिसने मिट्टी को सोना बनाने की शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसने साधारण को साधना से असाधारण बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाई। इसीलिए हिंदी के इतिहासकार, निबंधकार, चिंतक, विचारक, महान
नेता, महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता में लिखते भी हैं कि गांधी भारतवर्ष के अनेक युगों के संचित पुण्य का मधुर फल है। यानी गांधी को उन्होंने हम सब की साधना का, ईश्वर की अनुकंपा या कृपा का और अनेक युगों के संचित पुण्यों का प्रतिफल माना। गांधी जैसा व्यक्तित्व बार बार अवतरित नहीं होता। गांधी जी के जीवन दर्शन का प्रभाव हिंदी साहित्य पर, समस्त भारतीय भाषाओं पर और उन भाषाओं के साहित्य पर गहरे रूप में दिखाई देता है। अनेक महान कवियों, लेखकों ने गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया, उनकी दार्शनिक चेतना को अपनी काव्य और गद्य रचनाओं में समाहित किया। वे प्रचारित प्रसारित करते हुए रचनाओं के माध्यम से गांधी दर्शन को जन सामान्य तक पहुंचाते हुए उन्हें जागृत करने का काम करना चाहते थे। गांधी जी के विषय में, उनके दर्शन और प्रदेय के विषय में अगर कहा जाए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, तो यह असत्य नहीं होगा। कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ समाप्त करें, बोधगम्य नहीं हो पाता। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी ग्रंथ मालाएं और बड़े बड़े वांग्मय और वांग्मयों की श्रृंखलाएं ये आज मौजूद हैं, जो हमें गांधी के अनूठे व्यक्तित्व, उनके विलक्षण, दुर्लभ, अपूर्व कृत्य, उनके बारे में अवगत कराते हैं। प्रतिदिन, प्रतिपल गांधी जी पर पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में अनेक संवेदनाओं से आप्लावित होकर कुछ न कुछ लिखा जाता है, कहा जाता है, विमर्श होता है। गोष्ठियों में, सिनेमा में, धारावाहिकों में, उपन्यासों में, नाटकों में, कहानियों में, न जाने कितने कितनी पांडुलिपियों और कथा वस्तुओं में गांधी आकर नित्य प्रति बैठते हैं। लेकिन यह नहीं लगता कि हरिगुण कहा न जाई। कभी कभी यह भी लगता है कि गूंगे के गुड़ की तरह हम गांधी जी के प्रदेय को देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उसका पूरा बखान हम नहीं कर सकते। वास्तव में गांधी जी ने अंतःकरण से जो साधना सापेक्ष जीवन यापन किया है, वह सबके लिए सहज और सुलभ नहीं हो पाता। उनकी जो संकल्प शक्ति थी वो अद्भुत थी। उन्होंने महाकाव्य, अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी पर न जाने कैसी कैसी रचनाएं लिखी गईं। खंड काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य, ये सब लिखे गए। बहुत सारी कविताएं भारतेंदु युग से लेकर और आज तक भी हम देखें, गांधी जी लगातार साहित्यकारों के लिए विषय वस्तु बने हुए हैं। उनका आचरण, उनका व्यवहार अभी भी प्रेरित कर रहा है। उन पर न जाने कितनी कहानियां, कितने उपन्यास, कितने नाटक, कितने एकांकी भी लिखे गए, बहुत से निबंध लिखे गए। गांधी जी पर न जाने कितने पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो, टेलीविजन आदि में अनेक प्रकार की पिक्चरें बनी, सिनेमा बने और डॉक्यूमेंट्रीज बनी। तो कह सकते हैं कि ये एक दिव्य और विराट व्यक्तित्व और कृतित्व का लक्षण है, जिसको पूरा विश्व, पूरे दुनिया में गांधी जी के नाम से चेयर्स बनाई गई, गांधी के नाम से संस्थाएं बनाई गई, जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस में बना, और गांधी दर्शन के अनेक पाठ्यक्रम चलाए गए और अभी भी चलाए जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक साधना पुरुष गांधी जी थे और पुरुषों में उत्तम पुरुष गांधी जी थे। अपने दर्शन में, अपने अर्थशास्त्रीय चिंतन में, अपने विचारों से, अपने आचरण और मूल्यों से, अपने रहन सहन और खान पान से, अपनी जीवन शैली से वे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक आइडियल, एक आदर्श के रूप में स्थापित हुए। अनेक देशों में गांधी जी को लोकोत्तर मनुष्य मानकर उनके प्रदेय पर अध्ययन केंद्र बने, अध्ययन कराने की अलग अलग योजनाएं बनी, शोध केंद्र चलाए गए, अभी भी बने हुए और चलाए जा रहे हैं। उनके नाम से चेयर स्थापित की गई, अनेक पुस्तकें लिखी गई, लिखवाई गई। गांधी जी पर अनुदित पुस्तकों की भरमार मिलती है। पाठ्य पुस्तकों में भी गांधी पर अनेक पाठ लगाए गए, जो कि प्राथमिक शिक्षा से और उच्च शिक्षा तक
लगातार हम देख सकते हैं। छायावादी कवियों पर गांधी का प्रभाव अद्भुत दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना से युक्त जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं में, उनके व्यवहार में, आचरण में हम गांधी जी को जीवंत पाते हैं। मॉरिशस में जैसा बताया, महात्मा गांधी संस्थान, जो कि उच्च शिक्षा, भारतीय भाषाओं की शिक्षा, भारतीय कलाओं की शिक्षा, इसमें सर्वोपरि है, अग्रगण्य है, ऐसा संस्थान भी वहाँ पर स्थापित है। स्कूलों में और स्कूली शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, शोध उपाधि आदि के क्षेत्र में भी गांधी जी शोध का विषय बनकर हमारे सामने आते हैं। वह भारतीय भाषाओं में शिक्षण प्रशिक्षण पर बल देते थे। वह भारतीय कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण करने की बात करते थे। नाट्य प्रस्तुतियों की चर्चा भी वो समय समय पर करते थे। अनेक देशों में गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था, एक विचार, एक दर्शन के रूप में स्थापित होते चलते हैं। तो ये किसी विलक्षण और अद्भुत व्यक्तित्व का ही गुण होता है कि वह व्यक्ति के रूप में नहीं, संस्था के रूप में देखा और समझा जाता है। भाषा चिंतन की बात हो, लिपि चिंतन की बात हो, उनकी पत्रकारिता चिंतन की कोशिश हो, अनुवाद कला से, उनकी अनुवाद कला से विश्व हतप्रभ होता हुआ दिखाई देता हो, हम कह सकते हैं कि प्रतिभा के वो पुंज थे। और हिंदी के ही नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं के, समस्त मातृभाषाओं के, विदेशी भाषाओं के बड़े बड़े रचनाकार, बड़े बड़े साहित्यकारों को, सृजकों को, कलाकारों को उनके व्यक्तित्व ने, उनके आचरण ने, उनके कृत्य ने, उनके प्रदेय ने प्रभावित किया, अभिभूत किया। और गांधी शीर्षक से न जाने कितने सिनेमाई प्रदर्शन देश में विदेश में हुए हैं, उनकी सराहना हुई है। मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र और ऐसे ही न जाने कितने बड़े बड़े रचनाकार हैं जो गांधी दर्शन से, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, आचरण से, उनकी जीवन शैली से प्रभावित हुए हैं और अभिभूत हुए हैं, और उन पर, उनके प्रदेय पर वो निरंतर लिखते भी रहे हैं। आज जब हम भाषा को एक प्रौद्योगिकी के रूप में देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी भी अब एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा अनुशासन बन गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ट्विटर राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और ऐसे तमाम तरह के जो ऐप्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन सब में हम देखें, हिंदी भाषा कंप्यूटर से जुड़ गई है, सिनेमा से जुड़ गई है, यांत्रिक उपकरणों से जुड़ गई है, बाजार और व्यापार से जुड़ गई है, विज्ञापनों की भाषा बन गई है, अनुवाद और पत्रकारिता से उसका एक अटूट रिश्ता बन गया है। इन सब की चिंता अगर हम करें, इन सब पर अगर विचार हम करें, तो उनकी पठनीयता, लोक स्वीकृति, यह लगातार पूरी दुनिया में बढ़ भी रही है। ऐसे में ज्ञान विज्ञान के वैश्विक आयामों को उद्घाटित करने वाली भाषा कोई हो सकती है, कोई है, तो वह हिंदी भाषा है। और उसे वर्तमान स्वरूप के साथ जोड़ते हुए, स्थितियों की चुनौतियों के साथ जोड़ते हुए, यह स्पष्ट हम देख सकते हैं कि गांधी जी का भाषा चिंतन विषयक विचार, उनकी सोच निश्चित रूप से आज साकार हो रही है। उनका स्वप्न चरितार्थ होता प्रतीत हो रहा है। रोजगार के अनेक आयाम अब हिंदी में उजागर हो रहे हैं। हम मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मशीन आदि के क्षेत्र में, जहाँ कहीं देखें, हिंदी में अनेक वातायन खुल रहे हैं, अनेक आयाम खुल रहे हैं। रेडियो पर, टेलीविज़न पर जितनी तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उन सब में तो गांधी जी का ये सपना था कि देश के राष्ट्रीय प्रसारणों में हिंदी को विश्व भाषा तक, विश्व के समक्ष पहुंचना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय विकास यदि संभव है तो वह अपनी भाषा में ही संभव है। वही बात जो प्रारंभ में जो हिंदी आधुनिक युग के प्रणेता भारतेंदु कहते भी हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। हिंदी में ही होगा यह विकास तो बेहतर होगा, ताकि राष्ट्र का चहुमुखी और बहुमुखी विकास स्वभाषा से हो तो वह स्तुत्य होगा। गांधी जी ने
अपने वांग्मय में, अपनी पुस्तकों में, अपनी आत्मकथा में विधि और अर्थशास्त्र संबंधी गहन गंभीर चिंतन किया है। उनकी पुस्तकों से आज भी पूरी दुनिया उपकृत होती है, उनका अध्ययन करती है, उन पर शोध करती है, क्योंकि गांधी जी के पास जो भी कुछ था वो सुदीर्घ जीवन अनुभवों पर आधारित था। गांधी जी ने नैतिक शिक्षा में भी एक अद्भुत उदाहरण स्थापित किया। शिक्षा जगत को उन्होंने अपनी इस शैक्षिक नीति से, भाषिक नीति से प्रभावित किया। मध्यकालीन संतों ने जिन जीवन और मानव मूल्यों की व्याख्या और प्रतिष्ठा की थी, गांधी जी ने उनको व्यावहारिक संदर्भों में न केवल आत्मसात किया, अपितु पूरी दुनिया के सामने, देशवासियों के सामने उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। गांधी का काव्य जगत हो या कथा जगत, पत्रकारिता हो या नाट्य जगत, राष्ट्रीय आंदोलन हो या सिने जगत, अर्थशास्त्रीय चिंतन हो या दुनिया की अन्य अनुशासनों और क्षेत्रों की बात हो, बाजार का मनोविज्ञान हो या तमाम तरह के शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षा देने की नीति, सब में गांधी दर्शन ने ऐसा उपकृत किया हम सबको कि हम निश्चित रूप से उनके प्रति, उनके प्रदेय के प्रति अपने को कृतज्ञ पाते हैं। देशभक्ति के साथ साथ हिंदी भाषा को जोड़कर राष्ट्रीय चेतना, स्वातंत्र संघर्ष, भाषा को जोड़ते हुए उससे उसकी संभावनाएं, इन सब बिंदुओं पर गांधी जी हमारे सामने एक आदर्श स्थापित करते हैं। गांधी का समस्त वांग्मय वास्तव में जीवन जीने की कला है, एक अमूल्य, एक अतुल्य, एक अपूर्व दस्तावेज है। भारतीय भविष्य की कुंजी अगर हम खोजना चाहते हैं तो वह गांधी दर्शन में विद्यमान है। भारतीय उज्जवल भविष्य की कुंजी, जीवन में रचनात्मकता कैसे लाई जाए, स्वस्थ और योगी जीवन कैसे बिताया जाए, साधक और साधना का रिश्ता कैसे निभाया जाए, सात्विक भोजन, योग और चिकित्सा संबंधी दृष्टि कैसे विकसित की जाए या अपनाई जाए, ये सब गुण जो हमें गांधी जी से, उनके व्यवहार, उनके आचरण से, उनकी जीवन शैली से हमें सहजता से प्राप्त होते हैं। गांधी जी का जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हर तरह से न केवल प्रेरक था, प्रासंगिक था। हिंदी स्वराज की बात हो या राष्ट्रभाषा विषय गांधी चिंतन की, स्त्री विमर्श के वर्तमान संदर्भों की चर्चा हो या महिला कल्याण के गांधी अभियान की, स्वदेशी की अवधारणा हो या भूमंडलीकरण के दौर में उसकी प्रासंगिकता की चर्चा हो, भारतीय सिनेमा हो, गांधी दर्शन का प्रभाव हो, सांप्रदायिक सौहार्द हो, अछूतोद्धार हो, इन सब की अवधारणा, इनको भी गांधी जी के व्यवहार में, जीवन में, जीवन शैली में हम सहजता से देख सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी का व्यक्तित्व एक अप्रतिम और अकल्पनीय व्यक्तित्व रहा। भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और अनुवाद आदि अनेक क्षेत्रों में उनके अवदान को कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। एक मौलिक समझ उनके पास, व्यक्तित्व भी भारत भूमि पर जन्मा हुआ विलक्षण व्यक्तित्व रहा। अनेक चमत्कारी परिणाम अपने कृत्यों में दिखाने का प्रयत्न गांधी जी ने किया है। यही कारण है कि गांधी जी न केवल अनुकरणीय हैं, अनुसरणीय हैं, अपितु गांधी जी पढ़ने का, अध्ययन करने का, शोध करने का एक विषय भी बन जाते हैं। गांधी जी अपने समस्त गुणों के साथ, अपने समस्त जीवन दर्शन और जीवन शैलियों के साथ हमारी नई पीढ़ी, हमारे नए बच्चे, हमारी नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के सामने जब आते हैं, इसीलिए देश में जगह जगह गांधी अध्ययन केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में गांधी को, उनके प्रदेय को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अनुशासन में दिखाई देता हो, उनको नमन करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके आंदोलनों की समझ विद्यार्थियों तक, देशवासियों तक पहुंचाते हुए हम गांधी जी का पुण्य स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं। वास्तव में गांधी जी का भाषा,
साहित्य या राजनीति, समाज, राष्ट्र, इसके प्रति जो विजन था, जो परिदृश्य उनके सामने उद्घाटित था, वो बिल्कुल स्पष्ट था। उनके मन में कोई दुविधा, कोई भ्रम नहीं था। बस अहिंसा की नीति के माध्यम से वो अंग्रेजों को निकालने में अपने को अर्पित करना चाहते थे। यह तो हम जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने में एक तरफ नरम दल और एक तरफ गरम दल, दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। किंतु गांधी जी ने अपने सत्याग्रह से, अपने अहिंसावादी सिद्धांतों से, अंग्रेज़ों को देश छोड़ो के लिए ललकारने की नीति से, ऐसे तमाम मुद्दे गांधी जी के थे। नमक आंदोलन देखें, असहयोग आंदोलन देखें, उन्होंने अपने आंदोलनों से अंग्रेज़ों की नींव को तो हिला दिया था और उनकी नींद एक तरह से गांधी जी ने उड़ा दी थी। दूसरी तरफ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, आज़ादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, वो अपना काम कर रहे थे और इधर गांधी जी अपनी नीतियों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपना काम कर रहे थे। दोनों तरह की नीति हो सकती है और हम ऐसा तो कह ही सकते हैं कि देश को आज़ाद कराने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ दिखाई देते हैं। लेकिन गांधी जी के समग्रतः प्रदेय को जब हम देखें तो हिंदी के असंख्य रचनाकार हैं जिन्होंने, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र ने तो सीधे सीधे ग्रंथ ही लिख दिया। गांधी दर्शन पर तो न जाने हिंदी में कितनी रचनाएं लिखी गई। कामायनी में तो श्रद्धा चरखा चलाते हुए और कतली चलाते हुए दिखाई देती है। कालजयी रचना जो काव्य की बहुत सुंदर रचना है, वो उनको देखें, या बापू नाम से लिखी गई कविताएं देखें। ऐसे तमाम तरह की कविता, कहानियों में, निबंधों में हम गांधी जी को और उनके प्रदेय को जीवित पाते हैं, जीवंत पाते हैं, प्रेरक बिंदु के रूप में हम उसे देखते हैं। इसलिए मित्रों, कह सकते हैं कि गांधी ने जन जागरण में, स्वाधीनता संग्राम में हिंदी की भूमिका को रचनात्मक बनाने के लिए, कारगर बनाने के लिए, हिंदी की अनेक संस्थाओं की स्थापना करते हुए जन सामान्य को हिंदी से जोड़ने के लिए जो प्रयत्न किए, वो स्तुत्य हैं, वो वंदनीय हैं, वो नमनीय हैं। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।